नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज की गुगली। यहां नेताओं के दावे भी होंगे, उनके उल्टे सीधे तर्क भी होंगे और उन पर थोड़ा सा तंज का नमक भी होगा। तो खबरों के इस पिच पर तंज की टर्न सटायर की स्विंग के साथ शुरू करते हैं न्यूज की गुगली। आज की दुनिया में सोशल मीडिया सिर्फ युवाओं की दुनिया नहीं रह गई है। सुबह उठते ही पोस्ट, दिन भर लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो, मतलब जिंदगी का एक हिस्सा अब स्क्रीन पर भी चल रहा है। लेकिन अक्सर मन में सवाल आता है कि क्या बड़े बड़े नेता भी सोशल मीडिया चलाते हैं, और अगर चलाते हैं तो आखिर किसे फॉलो करते हैं। कुछ ऐसा ही दिलचस्प सवाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव से एक छात्रा ने पूछ लिया। मुख्यमंत्री कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय स्कूल में छात्राओं से संवाद कर रहे थे, तभी एक छात्रा ने सीधे पूछ लिया, सर क्या आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, और अगर चलाते हैं तो किसे फॉलो करते हैं। सवाल सुनकर मुख्यमंत्री भी मुस्कुरा दिया और जवाब दिया, हाँ भाई चलाना पड़ता है। यानी सोशल मीडिया के दौर में मुख्यमंत्री साहब भी अपडेट है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगला सवाल था कि आखिर फॉलो किसको करते हैं, तो जवाब आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सुनिए आप भी। क्या आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं? इंस्टाग्राम का तो करना पड़ता है, क्योंकि आज के जमाने में सोशल मीडिया में जो राजनेता या हर एक व्यक्ति आज के जमाने में ये सोशल मीडिया के ऊपर रहता ही है। सर यदि हाँ तो आप किसे फॉलो करते हैं? किसको करना चाहिए? बेटी बोल रही है पीएम सर को, देखो कितना अच्छा बोल रही है। तो मैं पीएम सर को फॉलो करता हूँ और बहुत सारे विषयों को फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यानी छात्रा के इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब तो दे दिया कि हाँ भाई इंस्टाग्राम तो चलाते हैं, चलाना पड़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। हालांकि जब से पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर रील बनाकर जेनजी से संवाद किया है और सभी मंत्रियों और नेताओं को निर्देश दिए हैं कि आप लोग भी इंस्टाग्राम चलाइए, तब से सारे मंत्री और नेता इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव हो गए। कहते हैं चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं बयानों से भी लड़े जाते हैं, और कई बार चुनाव खत्म होने के बाद असली राजनीतिक मुकाबला शुरू होता है। दतिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया, कांग्रेस जीत गई। लेकिन अब जीत के बाद कांग्रेस के भीतर से ही ऐसे बयान आ रहे हैं जिन्होंने नई सियासी बहस छेड़ दी है। सच की राह भी अजीब इम्तिहान लेती है। जीत भी मिल जाए तो सियासत नया बयान देती है। दतिया की जनता ने विधायक चुन लिया, विधानसभा का रास्ता तय हो गया। लेकिन अब सवाल चुनाव का नहीं, बयानों का है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने धन्यवाद सभा में बड़ा आरोप लगाया। कहा कि दतिया के कलेक्टर और एसपी ने मुख्यमंत्री से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का ठेका लिया था, लेकिन जनता ने सत्ता और प्रशासन दोनों को हरा दिया। अब जरा कहानी का दूसरा अध्याय भी सुनिए। उसी दतिया से जीतकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह कहते हैं कि मतदान भी निष्पक्ष हुआ, मतगणना भी निष्पक्ष हुई। यानी एक ही पार्टी, एक ही चुनाव, एक ही जीत, लेकिन दो अलग अलग बयान, और दोनों के बीच खड़ा है सबसे बड़ा सवाल। पहले सुन लीजिए आप भी दोनों की बातें प्रशासन को लेकर। एसपी और कलेक्टर सुन लो, एसपी और कलेक्टर, तुमने कहा था ठेका लिया था जिता देंगे। जनता से बड़े हो क्या तुम? जनता से बड़े हो तो जिता दोगे। काउंटिंग तो नीट एंड क्लीन रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मतलब चुनाव के दौरान पैसा खूब बांटा गया, शराब खूब बांटी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जरूर है, ये मैं तारीफ करूंगा कि लोकल प्रशासन दबाव में नहीं आया। अगर प्रशासन बीजेपी को जिताने निकला था तो कांग्रेस जीत कैसे गई? और अगर चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुआ तो फिर प्रशासन पर इतने गंभीर आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं? आखिर सच कौन बोल रहा है, प्रदेश अध्यक्ष या फिर उसी चुनाव के विजेता विधायक? जब जीत अपनी हो तो ईवीएम ठीक, और जब बयान देना हो तो सिस्टम संदिग्ध। सियासत में नया गणित है या फिर पुरानी आदत? अब बीजेपी भी यही सवाल पूछ रही है। जब आपकी ही पार्टी का विजेता प्रशासन को क्लीन चिट दे रहा है, तो फिर जीतू पटवारी के आरोपों की बुनियाद क्या है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? क्या अधिकारियों को संदेश दिया जा रहा है, या फिर जीत के बाद भी चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा अधूरा है? इंदौर महापौर ने सोचा कि मंच से उपलब्धियों की ऐसी आवाज निकलेगी कि पूरा शहर सुनेगा, लेकिन मंच पर पहुंचते ही माइक ने ही बगावत कर दी। एक बार माइक बंद हुआ, फिर चला, फिर बंद हुआ, और आखिर में तीसरी बार भी माइक ने महापौर का साथ छोड़ दिया।
यानी उपलब्धियां गिनाने से पहले ही माइक ने जैसे कह दिया हो कि भाई साहब थोड़ा रोकिए। महापौर ने भी हार नहीं मानी, माइक नीचे रखा और कहा मेरी आवाज बुलंद है। बात भी सही है, नेता की आवाज बुलंद होनी भी चाहिए, लेकिन यहां सवाल यह था कि आवाज बुलंद हो या ना हो, माइक की बैटरी तो बुलंद होनी चाहिए थी। आखिर साउंड सिस्टम वालों को भी महापौर ने नसीहत दे दी कि भाई माइक को जरा चार्ज रखा करो। जरा सुनिए आप भी। मेरी आवाज बुलंद चार विवाद करके रखा करो भाई, मेरी आवाज बुलंद चार विवाद करके रखा करो भाई, मेरी आवाज बुलंद चार विवाद करके रखा करो भाई। तो अब सोशल मीडिया को इससे बेहतर मौका और क्या चाहिए था। लोग चुटकी लेने लगे कि लगता है माइक को महापौर की उपलब्धियां पसंद नहीं आई। शायद 4 साल का हिसाब सुनने से पहले ही माइक ने काम करने से इंकार कर दिया। कोई कह रहा है कि माइक ने भी सोचा होगा कि उपलब्धियों की लिस्ट लंबी है, पहले मुझे ही आराम दे दो। खैर, तकनीकी खराबी कभी भी हो सकती है, लेकिन सियासत और सोशल मीडिया में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। जिस कार्यक्रम में महापौर अपने 4 साल के काम गिनाने आए थे, वहां कामों की चर्चा से ज्यादा माइक की दगाबाजी सुर्खियों में आ गई। यानी महापौर की उपलब्धियां मंच पर थी, लेकिन सुर्खियों में माइक था। और इंदौर की सियासत में आज सबसे ज्यादा आवाज उसी माइक की सुनाई दे रही है। ग्वालियर नगर निगम का सदन, जहां शहर की सड़कें, नालियां, पानी, सफाई और विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन में विकास की बात कम और पार्षदों के बीच धक्का मुक्की की चर्चा ज्यादा है। यानी जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को अपनी आवाज बनाकर सदन में भेजा, वही आवाज आज एक दूसरे पर भारी पड़ती नजर आई। नगर निगम परिषद की बैठक में ऐसा हंगामा हुआ कि बहस से बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। कुछ पार्षद एक दूसरे की तरफ बढ़े, माहौल ऐसा बना कि लगा सदन में सवाल जवाब नहीं, आमने सामने का मुकाबला होने वाला है। हालांकि दूसरे पार्षदों ने बीच बचाव किया, लेकिन तब तक सदन की गरिमा पर सवाल खड़े हो चुके थे। विडंबना देखिए, विवाद किस बात पर हुआ? जांच समिति की रिपोर्ट और सदन के नियमों को लेकर। यानी नियमों की बात करते करते हालात ऐसे बने कि खुद सदन के नियम और उसकी मर्यादा ही सवालों के घेरे में आ गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर नियम तोड़ने का आरोप लगाते रहे, लेकिन तस्वीर सामने आई तो नियमों से ज्यादा गर्मी पार्षदों के तेवर में नजर आई। देखिए आप भी और सुनिए कि इस विवाद पर पार्षद क्या कह रहे हैं। देखिए, नियम की बात अगर वो जी कर रहे हैं, नियम में तो ये भी है, नियम वो जानते भी हैं कि ऐसी जांच समितियों में जिस प्रकार से अपन जानते हैं ना कि नहीं, देखिए ऐसा था कि इसको अगर कोई नियम पढ़ना है तो आप हमें बता दो, थोड़ी देर के लिए स्थगित कर लो परिषद, आप बाहर बात कर लो। ऐसा नहीं है, वो लड़ाई की कोई बात नहीं, न मैं झूठ बोल रहा ना आप झूठ बोल रहे, मगर चूंकि वो ऐसा था कि परिषद से बाहर अपन बात कर लें, स्थगित करा दें, यही बात थी और कोई। सारे पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। जब हम अपनी बात रखते हैं तो हो सकता है किसी पार्षद का कोई नेचर होता है तो गलत बोल जाते हैं, लेकिन इस तरह का नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सारे पार्षद एक हैं और अपनी अपनी बात चिल्ला करके, डांट करके, चिल्ला करके रख सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े की नौबत कभी नहीं आएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। कारण तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी पार्षद परेशान हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष जो आसंदी पे सवाल उठा रही थी कि पैनल में जो सभापति हैं उनको नहीं बैठना चाहिए, पहले सभापति को बैठना चाहिए, जबकि चूंकि उस समय वो आसंदी पे आए ही नहीं थे परिषद में, तो फिर मुझे बैठना पड़ा। तो ये तो कहीं नियम नहीं है कि नहीं, अगर वो नहीं है सेकंड नंबर के सभापति, थर्ड नंबर नहीं बैठ सकता, ये तो नियम में भी नहीं है। नियम उन्होंने कहा नियम पढ़वाइए, नियम ही पढ़वा दिया गया। कहते हैं कि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर हथियार आवाज होती है, हाथ नहीं। तर्क होता है, तेवर नहीं। और सदन की असली ताकत शोर में नहीं, बल्कि उस शोर के बीच जनता की समस्या की आवाज उठाने में है। ग्वालियर के नगर निगम सदन में इस बार आवाज तो खूब उठी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो आवाज जनता के मुद्दों की थी या फिर आपसी टकराव की। क्योंकि जब सदन बहस का अखाड़ा बनने लगे तो जनता के मन में यही सवाल आता है, आखिर जनप्रतिनिधि शहर चलाने आए हैं या एक दूसरे से सदन के भीतर भिड़ने पहुंचे।
अब बात जरा आगरा की कर लेते हैं। आगरा में बारिश क्या हुई, सड़क ने ही जमीन छोड़ दी। कमला नगर में सड़क धंसने के बाद करीब 4-5 फीट गहरा गड्ढा बन गया। अब आम आदमी होता तो शायद इस गड्ढे के पास बैरिकेड लगने का इंतजार करता, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता नितिन कोहली तो सीढ़ी लेकर सीधे गड्ढे में उतर गए और इसे नाम दे दिया पाताल लोक का रास्ता। यानी विकास की गहराई देखने के लिए इस बार जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे जाना पड़ा साहब। आगरा में लोग बारिश से बचने के लिए छत तलाश रहे और यहां नेताजी विकास तलाशने के लिए गड्ढे में उतर गए। हाथ में सीढ़ी, सामने गड्ढा और निशाने पर नगर निगम और प्रशासन। तस्वीर ऐसी कि लगा कोई नेता नहीं, विकास की खुदाई का निरीक्षण करने पहुंचे। अब तंज भी सुन लीजिए, सड़क कितनी धंस गई कि गड्ढा बना। गड्ढा इतना गहरा कि उसमें सीढ़ी लगानी पड़ी और नेताजी ने इसे विकास की गहराई बता दिया। यानी जिस सड़क पर जनता चलती है उसकी हालत ने विकास का ऐसा नया पैमाना बना दिया कि अब विकास ऊपर दिखाई नहीं देता, नीचे उतर कर देखना पड़ता है। सुनिए जरा नेताजी का पाताल लोक वाला वो बयान। कि पूरे आगरा शहर के पाताल लोक में स्मार्ट सिटी बनना नगरी से माना जाए, क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए, जहां देख लीजिए। जब परसों की बात है कि हरिपर्वत एमजी रोड पर गड्ढा हो गया था, आज यहाँ हुआ, कुछ दिन पहले आपका डी ब्लॉक में गड्ढा हो गया। तो जहां आप देखेंगे उससे पहले आवास विकास में गड्ढा हो गया था। पूरा आगरा को गड्ढा नगरी कहलाना चाहिए। वैसे राजनीति में प्रदर्शन के भी अपने अपने तरीके होते हैं साहब। कोई धरना देता है, कोई नारे लगाता है, कोई ज्ञापन देता है, लेकिन आगरा में प्रदर्शन का नया मॉडल सामने आया है। गड्ढे में उतरकर विकास खोजो। सवाल यह है कि अगर हर गड्ढे में नेताजी ऐसे ही उतरने लगे तो नगर निगम को सड़कें बनानी होंगी या सीढ़ियों का इंतजाम करना होगा। हालांकि मजाक अपनी जगह है, लेकिन मामला गंभीर है। बारिश के बाद सड़क धंसना सिर्फ एक गड्ढा नहीं, बल्कि सड़क की गुणवत्ता, जल निकासी और रखरखाव पर बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस सड़क पर लोगों को सुरक्षित चलना चाहिए, वहां अगर 4-5 फीट का गड्ढा बन जाए तो अगला शिकार कोई वाहन या राहगीर भी हो सकता है। फिलहाल नितिन कोहली का यह अनोखा प्रदर्शन चर्चे में है। कैमरे के सामने नेताजी गड्ढे में उतरे, लेकिन सवाल यही है कि विकास का रास्ता आखिर पाताल लोक से होकर क्यों गुजर रहा है। जनता को सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरने वाला विकास नहीं, ऐसी सड़क चाहिए जिस पर बिना डर के चला जा सके। अब जनाब, कावड़ यात्रा हो और भोलेनाथ की भक्ति में पसीना ना निकले, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इंदौर की कावड़ यात्रा में भक्ति के साथ साथ वीआईपी सुविधा का भी नजारा देखने को मिला। वीडियो सामने आया है बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का, जहां कावड़ यात्रा के दौरान उनके साथ एक शख्स हाथ में पंखा लेकर चलता नजर आया और लगातार उन्हें हवा करता रहा। अब गर्मी थी, उमस थी, पसीना था, तो हवा की जरूरत समझ में आती है। लेकिन सवाल यह है कि कावड़ यात्रा में वीआईपी हवा की यह व्यवस्था आखिर किसके लिए थी, क्योंकि वीडियो में रुद्राक्ष शुक्ला खुद भी हाथ में पंखा लेकर पसीना सुखाते नजर आए। यानी एक तरफ कावड़िया भोले की भक्ति में पसीना बहा रहे थे और दूसरी तरफ विधायक पुत्र के लिए चलता फिरता पंखा साथ चल रहा था। अब सोशल मीडिया पर लोग भी चुटकी लेने लगे हैं। कोई कह रहा है कि भक्ति का वीआईपी वर्जन है, तो कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या कावड़ यात्रा में भी वीआईपी और आम कावड़िए का फर्क होगा, क्योंकि बाकी कावड़ यात्री तपती गर्मी में पसीने से तरबतर होकर कावड़ उठा रहे थे और यहां सेवा में ऐसा समर्पण की पंखा भी कावड़िए के साथ कदम ताल करता नजर आया। वैसे भक्ति में बराबरी की बात होती है। भोलेनाथ के दरबार में ना कोई वीआईपी ना कोई आम, लेकिन तस्वीर अगर ऐसी हो कि एक भक्त पसीना बहाए और दूसरे भक्त के लिए पंखा चले, तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल सिर्फ पंखे का नहीं है, सवाल उस वीआईपी कल्चर का है जो अब धार्मिक यात्राओं में भी दिखाई देने लगा है। कांवड़ सबकी, रास्ता सबका, भक्ति सबकी, तो फिर हवा भी सबके लिए बराबर क्यों नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर ऐसी नई व्याख्या कर दी है जिस पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। 2022 के चुनाव में पीडीए का मतलब बताया गया था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यानी समाजवादी पार्टी का दावा था कि इसी सामाजिक गठजोड़ के दम पर बीजेपी को चुनौती दी जाएगी। लेकिन अब अखिलेश यादव पीडीए में पीडी का मतलब क्या बता रहे हैं? पंडित बता रहे हैं। बस फिर क्या था, बीजेपी ने तुरंत सियासी कैलकुलेटर निकाल लिया और सवाल दाग दिया कि चुनाव आते ही अखिलेश यादव को पंडितों की याद क्यों आने लगती है। सुनिए जरा अखिलेश यादव का पीडीए की नया फुल फॉर्म वाली बात। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है।
जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। अब राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। कल तक पीडीए में पिछड़ा और दलित था, आज पीडीए में पंडित की एंट्री हो गई। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या 2027 का चुनाव करीब आते आते पीडीए की डिक्शनरी भी अपडेट हो रही है? क्या सामाजिक समीकरणों में अब एक नया पी जोड़ने की कोशिश हो रही है, या फिर यह संदेश देने की कवायद है कि समाजवादी पार्टी अब अपने पुराने सामाजिक आधार से आगे बढ़कर नए वोटर समूह तक पहुंचना चाहती है? चुनावी राजनीति में शब्द छोटे होते हैं, लेकिन उनके पीछे का संदेश बहुत बड़ा होता है। एक अक्षर बदलता है तो कभी कभी पूरा राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश दिखाई देती है, और फिलहाल यूपी की सियासत में यही पी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब उधर अखिलेश यादव ने पीडीए की नई व्याख्या करते हुए पीडी में पी का मतलब पंडित जरूर बताया। यानी जिस पीडीए को अब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की सियासत से जोड़कर देखा जाता था, उसमें अब पंडित वाला पेच भी जोड़ दिया गया। लेकिन अखिलेश के इस दांव पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा पलटवार किया कि सियासी बयानबाजी और भी गर्मा गई है। राजभर ने अखिलेश यादव को कंस का वंशज तक बता दिया और जमकर हमला बोला। यानी चुनाव अभी दूर है, लेकिन बयानबाजी की पिच पर मुकाबला अभी से शुरू हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखा देते हैं जो ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक्स हैंडल से सीरीज के तहत अखिलेश यादव पर लगातार हमले कर रहे हैं। वही अब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को कृष्णा नहीं बल्कि कंस वंशी बता दिया है। इसके साथ ही 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जीते सांसदों की तुलना भी राक्षस से कर डाली है। प्रतिदिन एक हैंडल से सीरीज चलाकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने की कड़ी में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि सुनिए श्रीमान अखिलेश यादव जी, ऐसा लगता है कि आप भगवान श्री कृष्ण से वंशज हो ही नहीं सकते, क्योंकि उस वंश का नाश तो गंधारी के श्राप से पहले ही हो चुका है। आप लोग कृष्ण नहीं कंस वंशी हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब से आपकी पार्टी लोकसभा की 37 सीटें जीती है, आपके राक्षस मानो पागल हो चुके हैं। और हाँ, कंसवंशी डीएनए वाले अहिरों, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी दुश्मनी ओम प्रकाश राजभर से है ना। 20 गौतमपल्ली लखनऊ में रहता हूं, तुम्हारे कंस वाले खून में दम हो तो जो बिगाड़ना है बिगाड़ लेना। आगे लिखते हैं कि निर्दयी होकर मासूमों को मार के वीर बलवान बनते हो। तुम्हारे खिलाफ अगर मोर्चा खोल दिया, तुम लोगों की जितनी गुंडई है उसे उतरने में 10 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। ये तो ट्वीट की बातें हैं, लेकिन मामला ट्वीट तक नहीं रुका। राजभर ने बयानों की बाढ़ से भी अखिलेश पर वार किया। सुनिए जरा आप भी। मूला या मुआई वाला है, ईट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक, यही उनका फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं। आप बताइए, नहीं आप बताओ, आपने मंदिर की बात की, मंदिर में नाम किसका आया? नंबर 1 का अखिलेश जी का बिरादर इन्नू यादव आ गया ना। आप अगर प्रयागराज की बात अगर हम करें, 3 हत्या हुई, नाम किसने किया? समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी के बिरादर। अभी आजमगढ़ में उठा के देखिए, हत्या हुई और किसका नाम आया? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के बिरादर। जहां घटना हो रही है वहीं आ रहे हैं। तो यूपी की सियासत में कहते हैं कि सिर्फ वोट नहीं गिने जाते हैं, यहां बयान भी गिने जाते हैं। कौन सा नेता किस समाज को क्या संदेश दे रहा है, किसके बयान से किस वर्ग में असर पैदा हो रहा है और किसके शब्द विरोधी के लिए हथियार बन रहे हैं, यह सब चुनावी गणित का हिस्सा है। वैसे ओपी राजभर अखिलेश यादव को आड़े हाथे लेने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। कहते हैं ओपी राजभर की बात कहता हूं खर्रा, गोली चले चाहे छर्रा, ऐसे बयानों से लगातार विवाद में रहते हैं। और अब जब 2027 का चुनाव है, पीडीए का जो नया फुल फॉर्म इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में है, उसको लेकर चर्चा बना हुआ है। और उसी चर्चे पर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को जमकर इस ट्वीट के जरिए घेरा है। तो खबरों के इस भागदौड़ में हमने कोशिश की कि आपको सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बल्कि उन खबरों के पीछे छिपी सच्चाई और उसका असर भी समझा सके। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब चलते चलते आपके लिए ज्ञान की गुगली। तो आज की ज्ञान की गुगली है, जहां लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे, वहां सफाई देने के बजाय चुप रहना सीखिए। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं है। वक्त जब जवाब देता है तो फिर किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। राजनीति करने वाले लोग अक्सर आपको बोलने पर मजबूर करेंगे, लेकिन समझदार वही है जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता।
कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई जवाब है ही नहीं और खामोशी से बड़ी कोई ताकत नहीं है। नमस्कार।